जय हिंद साथियों, बीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर्स 6 जनवरी को लेके अपडेट करेंगे। तो उससे पहले हम सबसे बात करेंगे कि जो हमने कल पढ़ा है उन सभी डेटा को एक बार रिकॉल करेंगे, जिसे हमने नाम दिया रैपिड फायर। तो रैपिड फायर में हम लोग शुरू करते हैं आज का डेटा। और सबसे पहले क्या क्या हमने कल पढ़ा था उसको एक फटाफट 5 मिनट के अंदर हम लोग रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर मैं बात करूं कि अभी हाल ही में आपसे पूछा गया, हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वदेश दर्शन जो योजना में शामिल किया गया ये है उड़ीसा, और उड़ीसा का देवीगढ़ यानी देवड़ीगढ़ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। और इसे शामिल किया गया है कहां? तो इसे स्वदेश दर्शन, जैसे अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए और वहां के जो समुद्र के किनारे का उन्होंने पिक लिया और उन्होंने देशवासियों से बोला है कि हम स्वदेश दर्शन के तहत इसे मालदीव के जैसा तैयार करेंगे। हम किसको? लक्षद्वीप को। तो इसलिए आप याद रखिएगा, ये अभी इनको दिया गया कहां पर? उड़ीसा। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक वहां के सीएम है। और रघुवर दास जो है अभी एकदम करंट में गवर्नर बने हैं किसके? उड़ीसा के। और वहां हमने एक चीज बोला था कि उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। और चिल्का झील भारत का ये पहला झील है जिसे किसके अंतर्गत शामिल किया गया था? तो रामसर साइट में इसको रखा गया था। ये भारत का पहला रामसर साइट है जिसे चिल्का झील को रखा गया था। हालांकि देखा जाए तो टोटल अभी हमारे रामसर साइट में 75 जो है रामसर साइट में शामिल किए गए हैं। और ये क्या है? एक वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि के लिए दिया जाता है। जो इसको पूरी तरह से इसका एक सम्मेलन हुआ था, रामसर का शहर का नाम है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ आप याद रखिएगा कहां का? उड़ीसा का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला गया हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया? तो मैं आपको बता दूं, कानूनी सेवा समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है? तो ये है भाई साहब अभी जो बने, उनका नाम है BR गवई। तो BR गवई जो है ये अभी नालसा यानी सीधी सी बात है, इसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस कमेटी के बनाए गए नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी, जिसका नाम BS गवई। और ये भी आपको डेटा मैंने बोला था कि आप जितने भी चीज अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें अपॉइंटमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितने भी अपॉइंटमेंट हुए उन सभी को एक बार रिवाइज करना जरूरी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो हमारे बीच में न्यूज है एक बहुत ही शानदार, बोला गया आपदा के पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र। तो अभी हाल ही में कौन सा शहर, यानी सीधी सी बात है कहां पर राहत वाणी केंद्र जो है इसे लॉन्च किया गया? और जैसा कि आपको पता है कि अभी जापान जो है दुनिया का ऐसा देश है जो अभी नेचुरल डिजास्टर के लिए जाना जाता है, प्रकृति आपदा। और नेचुरल डिजास्टर सबसे ज्यादा कहां होता है? जापान में। और जापान में ही अभी देखा गया है कि वहीं पर अभी जो आया है नेचुरल डिजास्टर, तो इसलिए अब हमारे देश में भी आपदा आने से पहले जो एक्शन लिया जाता है, जैसे NDRF का आपने नाम सुना होगा, तो ये एक्चुअल में क्या होता है? ये लोग एक्शन लेते हैं किसी भी चीज के आने से पहले। तो इसलिए इसे कहां ओपन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है? लखनऊ। और यहां के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और याद रखिएगा यहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क और इकलौता नेशनल पार्क बोला जाता है। और ये नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा। तो दुधवा जो है नेशनल पार्क है, ये इकलौता नेशनल पार्क है जो सबसे ज्यादा फेमस है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला बोला गया हमसे नेक्स्ट न्यूज में कि बताइए अभी हाल ही में कौन सा यानी कौन सी एजेंसी है इनमें से जिन्होंने 2024 को इन्होंने किस रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो मानव संसाधन विकास और अनुशासन दिवस के यानी वर्ष के रूप में ये मनाएगी। और ये कौन सी एजेंसी है? तो वो है IREDA। मतलब सीधी सी बात है इंडियन रेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और इसने अभी 2024 को
किस रूप से? मानव संसाधन विकास और अनुशासन के नाम से मनाने की घोषणा की है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है, और देखा जाए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हमने लक्ष्य भी रखा है कि 2050 तक भारत जो है पूरी तरह से कार्बन इमिशन को खत्म कर देगा, यानी इंडिया जो है जीरो कार्बन बेस हो जाएगा। और जीरो कार्बन बेस कौन हो जाएगा? तो इंडिया। तो इंडिया जीरो कार्बन बेस देश बन चुका होगा, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा चर्चे में न्यूज। अब अगला हमने आपको नेक्स्ट न्यूज बताया था कि 2024 का जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा इसे कौन सा देश ऑर्गेनाइज करेगा? मतलब सीधी सी बात है, अध्यक्षता किसके पास है? तो 2024 की ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है ये है भाई साहब रसिया के पास। और रसिया आपको पता है व्लादिमीर पुतिन, यानी रूस के पास जो है 2024 का इसके पास क्या है? तो ये सम्मेलन कौन होस्ट करेगा? रसिया। हालांकि 2023 का किनके पास था? तो ये साउथ अफ्रीका, 2023 में साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया था। तो ब्रिक्स का नींव कब डाला गया था? 2009 में। और पहली बार 4 देशों का एक समूह बनाया गया था, और 4 देश के समूह थे जिनमें शामिल किया गया था किसको? तो एक था ब्राजील, फिर था रसिया, फिर था इंडिया, और फिर था चाइना। और 2010 में एक देश इसमें ऐड हुआ जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में ब्रिक्स के कितने सदस्य देश हैं, तो देखा जाए तो वर्तमान में ब्रिक्स देश के टोटल जो सदस्यों की संख्या है अब वो हो गई है 10। यानी पहले 5 कंट्री और नई जो 5 जुड़ी है, टोटल कितने सदस्य हो गए? 10 सदस्य बन गए। तो 5 में से हालांकि पहले 6 देश था, उनमें से एक देश ने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। विड्रॉल कौन से देश ने किया है? तो उस देश का नाम है जिसे हम बोलते हैं अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के अलावे अब जो 5 देश बचा है, जिसमें आपके पास इथोपिया, जिसमें इजिप्ट जिसको हम लोग मिस्र भी बोलते हैं, उसके बाद आपका है ईरान, और फिर है सऊदी अरब, और उसके बाद है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये टोटल 5 देश हैं जो नए सदस्यों की सूची में इन्हें शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो अभी ब्रिक्स की हो रही है बात, तो इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी आपको अच्छे से याद रखना। न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो एनडीबी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे 2014 में भारत में इसे ओपन किया गया था, जिसे एनडीबी के रूप से हम लोग जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा एनडीबी, ये भी अपने लिए सबसे ज्यादा खास माना जाता है। जब पहली बार प्रधानमंत्री उसमें बन के आए थे मोदी जी, हालांकि उससे पहले 2013 में ही नींव डाला गया था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं के द्वारा ये नींव रखा गया था। चलिए अब आज की हम बात करते हैं, और इसी में शुरू करते हैं भाई साहब, बहुत ही शानदार। और ये न्यूज ऐसा है जिसे बोलते हैं हाइपर लूप। हाइपर लूप एक ऐसा सिस्टम होता है जो उसकी स्पीड है लगभग 1000 किलोमीटर होता पर आवर, इतनी खतरनाक होती है। तो अभी क्या हुआ कि एशिया का पहला यानी आईआईटी मद्रास ने तमिलनाडु में एशिया की पहली हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक यानी सुविधा बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो मैं उस कंपनी की बात करूं तो आर्सलर मित्तल, और आर्सलर मित्तल है और निप्पॉन स्टील, ये दोनों मिलकर जो है अभी बनाएगी हाइपर लूप। और ये हाइपर लूप कहां? तमिलनाडु की राजधानी कहां पर है? चेन्नई। और चेन्नई, एमके स्टैलिन का नाम सुना होगा, तो एमके स्टैलिन वहां के कौन है? सीएम हैं, बहुत चर्चे में रहते हैं एमके स्टैलिन। और आरएन रवि वहां के कौन है? गवर्नर हैं। तो मैं आपको बता दूं आर्सलर मित्तल जो है आईआईटी मद्रास, तो आईआईटी मद्रास जो है यहां पर पूरी तरह से क्या तैयार करेगी? तो ये अपनी तैयार करेगी पहली हाइपर लूप ट्रैक परीक्षण। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो आर्सलर मित्तल के द्वारा। ये भारतीय बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बोले जाते हैं, जो अपने आप में एक टॉप लेवल पर ये रहते हैं। तो ये आर्सलर मित्तल हैं, तो इनका नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा, जो आईआईटी मद्रास। और आपको याद होना चाहिए भारत में
ने पहली बार विदेश में जो अपना आईआईटी ओपन किया था। और आपको तंजानिया, आपने नाम सुना होगा, तंजानिया एक देश है जहां पर 12 जुलाई 2023 को आईआईटी मद्रास ने अपना पहला विदेश में अपनी कॉलेजेज यानी ऑफिस यानी कॉलेजेज वहां पर लॉन्च किया गया। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा, कहां, तंजानिया में। तो अभी आईआईटी मद्रास जो है कहां पर, तंजानिया में। और तंजानिया में जो है इन्होंने अपना बहुत बड़ा ये ओपन किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए इसी बात पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आईआईटी से कुछ आईआईटी, अभी आप रिलायंस जियो का नाम सुना होगा, और आजकल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। तो जो चैट जीपीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो उसके माध्यम से डायरेक्ट आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाता है। उसी तरह हम बात करते हैं रिलायंस जियो ने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर भारत जीपीटी बनाने जा रही है। भारत जीपीटी ये होगा कि अभी हमारा इंफॉर्मेशन विदेश की कंपनियां देती है और भारत जीपीटी बन गया, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे अकॉर्डिंग उसमें डिजाइन किया जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले रिलायंस जियो ने किसके साथ ज्वाइंट हैंड किया है। ये ज्वाइंट हैंड किया है आपका भारत जीपीटी। तो ये किसके साथ, आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे के साथ रिलायंस ने लॉन्च किया अपना भारत जीपीटी। और आईआईटी गुवाहाटी जो है असम के साथ आरोहण स्कीम लॉन्च किया गया इस स्टेम के ऊपर। और इंडियन नेवी ने किसके साथ मिलकर, तो आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर, ये भी याद रखिएगा, इंडियन नेवी ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एक टेक्नोलॉजी प्रमोशन के लिए काम करेगी। अगला है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी के लिए, यानी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी के लिए आईआईटी दिल्ली ने साइन किया है एग्रीमेंट। किसके लिए, तो खास करके साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो आजकल देखना साइबर सिक्योरिटी जो होता है तो थ्रेट हमारे यहां सबसे ज्यादा मिलते हैं, और इसीलिए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी ने इसके लिए साइन किया। अगला बोला गया एयरबस ने टाई अप किया आईआईटी कानपुर के साथ एरोस्पेस एजुकेशन के लिए। एरोस्पेस एजुकेशन के लिए किसने, तो आईआईटी कानपुर ने टाई अप किया एयरबस के साथ। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला गया कि बताइए अभी हाल ही में केरल सरकार ने के स्मार्ट लॉन्च किया गया है, जो त्रिस्तरीय एक सरकारी संस्थानों के सभी सेवा, मतलब जितने भी सरकारी सेवा होती है, सर्विसेज होते हैं, उसको एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जो इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम है के स्मार्ट। अब के स्मार्ट क्या है, तो पहले इसके बारे में समझते। के फॉर तो आप समझ गए, केरला। के फॉर क्या हो गया, केरला। तो ये केरला जो है, केरला सर्विस, जिसको केरला सॉल्यूशन, आप पहले इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, केरला सॉल्यूशन बोलते हैं हम इसको। और केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म होता है रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो उसमें पूछा गया कि बताइए टी का मतलब क्या होता है, तो टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। और केरल दुनिया के, माने भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, यानी लिटरेसी के मामले में केरल को सबसे टॉप पे रखा जाता है। इसलिए केरल जो है अपने आप में हमेशा टॉप नंबर पे रखता है। तो पहली चीजें आपको ये पता होना चाहिए कि केरल को हम किस में रखते हैं, नंबर 1 पे रखते हैं। किसमें, तो खास करके इनका के स्मार्ट जो है ये सबसे ज्यादा जाना जाता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, के स्मार्ट के बाद केरला में ऐसा राज्य है जहां पर सूचनाओं को बेहतर बनाने के लिए, पब्लिक माने पोर्टल पे लाने के लिए ये सबसे ज्यादा जाना जाता है।
और वहां का आपने फेस्टिवल तो नाम सुना ही हो गया, ओनम वगैरह फेस्टिवल जो सबसे ज्यादा चर्चे में रहते हैं। उसके बाद इनको बोला जाता है, केरल को लैंड ऑफ कोकोनट बोलते हैं। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि लैंड ऑफ कोकोनट किसे बोलते हैं, तो केरल को हम लोग लैंड ऑफ कोकोनट बोलते हैं। और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और ये भारत का पहला राज्य है जो 100% बैंकिंग है, 100% बैंकिंग सिस्टम कहां है, तो भाई साहब 100% बैंकिंग सिस्टम जो काम करता है वो कहां काम करता है, तो केरल में। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो लैंड ऑफ कोकोनट हम किसको बोलते हैं, तो केरल को लैंड ऑफ कोकोनट बोला जाता है। ये बिल्कुल आप अच्छे से लेके चलेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ के जो सीएम है पिनाराई विजयन, तो पिनाराई विजयन जो है ये यहाँ के कौन है, तो ये भाई साहब यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब जो हैं ये कौन है, ये यहाँ के गवर्नर हैं। तो इनका भी नाम बहुत ज्यादा चर्चे में रहता है, कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं, कभी इनके कांच के ऊपर पत्थर फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नर वहां बहुत ज्यादा मतलब परेशान भी रहते हैं। तो के स्मार्ट जो इन्होंने लॉन्च किया है ताकि सरकार की जितने भी सूचनाएं हैं वो यहां पर रखा जा सके। तो ध्यान से सुनिएगा कि सरकारों के सूचनाओं को पब्लिकली आराम से एक्सेस कर सके, मतलब उसको सर्विस ले सके, उसके लिए के स्मार्ट लॉन्च किया गया है। और खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, उसके लिए ये सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। और केरल भारत का पहला राज्य है, बोला जाता है केरल भारत का पहला राज्य, ये भी सुनिएगा, केरल भारत का पहला राज्य जहां पर इंटरनेट एक्सेस, भाई साहब इंटरनेट एक्सेस को फंडामेंटल राइट दिया गया है। इंटरनेट एक्सेस को बोला जाता है यहां पर फंडामेंटल राइट्स है, यानी यहां पर एक अधिकार है, आधारभूत जिसको हम बोलते हैं मूलभूत आधार, वो हमारा फंडामेंटल राइट में आता है इंटरनेट एक्सेस, यानी सभी को इंटरनेट एक्सेस करने का फंडामेंटल राइट है। और हमारे यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जो इनसे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। बहुत खूबसूरत शहर है, आप जब जाइएगा तो वहां पर जैसे आप तिरुवनंतपुरम वगैरह चले जाइए, बहुत ही शानदार प्लेस है जो आपको मजा आ जाएगा। अगला बोला गया हाल ही में कठुआ जम्मू एंड कश्मीर में उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय के तहत मेगा एक्सपो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो मेगा एक्सपो का उद्घाटन जो जम्मू कश्मीर में किया गया है वो किनके द्वारा, तो जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। और जगदीप धनखड़ हमारे यहाँ कौन है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो सबसे ज्यादा अभी चर्चे में जगदीप धनखड़। और इन्हीं के द्वारा मेगा एक्सपो का उद्घाटन किया गया। और अभी आपने कुछ दिन पहले ही बोला होगा कि जम्मू कश्मीर जो है अभी सबसे ज्यादा चर्चे में रहता है, खास करके ये हमारे देश की क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी राज्य है, जो मतलब 2019 में इनको यूनियन टेरिटरी राज्य का दर्जा दिया गया, जिसकी राजधानी कहां पर है, श्रीनगर। और श्रीनगर में क्या है, इसकी राजधानी है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। दूसरा है कि इसका दो राजधानी होता है, एक श्रीनगर है और एक जम्मू है। तो दोनों में अंतर क्या है, श्रीनगर जो है इसको बोला जाता है समर राजधानी, यानी कि गर्मियों के दिन का जो कैपिटल है वो श्रीनगर है, और विंटर के दिन का कैपिटल जो है वो जम्मू है। तो बिल्कुल आप याद रखिए। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये कौन है, मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा जी कौन है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा, मनोज सिन्हा जी। तो ये अभी जगदीप धनखड़ जी के द्वारा वहां पर ये एक्सपो लगाया गया, उभरते भारत यानी स्टार्टअप का रुझान के लिए, खास करके वहां के लोग स्टार्टअप के तहत आगे बढ़े और उसी के लिए ये कार्य करती है। चलिए अगला जो आपसे बोला जाए ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बोला किस राज्य सरकार ने, ध्यान से सुनना, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन अर्हता आयु को 60 साल से घटाकर इन्होंने 50 साल कर दिया। मैं आपको बता दूं
कि 60 साल के आयु तक जाते जाते वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना कम है कि मात्र 16 लाख लोग भी नहीं बच पाते थे। यानी सीधी सी बात है, इसका लाभ सरकार दे ही नहीं पाती थी। तो इनको लगा कि 60 साल के उम्र के तक तो लोग आजकल पहुंच ही नहीं पा रहे, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि उससे पहले इनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 50 साल एज घटाकर इनका कर दिया वृद्धा पेंशन का, यानी पेंशन आपको 50 साल के उम्र से ही मिलना शुरू हो जाएगा। और ये कौन सा राज्य है? तो अभी चर्चे में एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड। और झारखंड जो राज्य है इसने क्या किया है कि अपने यहां वृद्धा पेंशन को पूरी तरह से 10 साल की एज कम कर दिए। अब वहां पे 10 साल कम उम्र वाले लोगों को पेंशन दिया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब झारखंड की बात हो रही है तो इसे 2000 में किससे अलग किया गया? तो बिहार से अलग किया गया 2000 में, और अलग होकर हमारा एक नया राज्य बना जिसका नाम रखा गया झारखंड, जिसकी राजधानी कहां रखी गई? रांची। और रांची जो है इसका क्या है भाई साहब? राजधानी है। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इसको नोट भी करते जाना, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा चर्चे में न्यूज है। क्लियर है सबको? तो जो जो चीजें दिया गया उसको आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए, फिर हम बात करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़े और हम अगला देखते हैं अगले न्यूज में, और ये है हेमंत सोरेन। यहाँ के कौन है? तो यहाँ के हेमंत सोरेन जो है यहाँ के सीएम है, और अभी हालांकि ईडी का तलवार इनके ऊपर लटक भी रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है, तो फिर हम बात करेंगे इनके बारे में। तो ये जो है राधा कृष्णन, पी राधा कृष्णन यहाँ के कौन है? गवर्नर है। तो ये भी याद रख लीजिए, पी राधा कृष्णन। पी राधा कृष्णन जो है ये कौन है? यहाँ के गवर्नर है। तो ये बिल्कुल इनका भी नाम याद रखिएगा। बाकी बहुत सारे शहर जो सबसे ज्यादा चर्चे में है वो कौन है? तो झारखंड। अब हम बात करते हैं यहाँ की सबसे कौन सा बैंक बेंगलुरु में, कौन सा बैंक बेंगलुरु में डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया? तो डेटा एनालिटिक्स सेंटर किस बैंक ने लॉन्च किया? तो मैं आपको बता दूं, तो डेटा एनालिटिक्स सेंटर जो लॉन्च किया गया वो कैनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। और कैनरा बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक है। हालांकि भारत में अगर देखिएगा तो भारत में पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या वर्तमान में मात्र कितनी बची है? 12 बची है। और 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक बैंक है कैनरा बैंक, जो सबसे ज्यादा चर्चे में है। तो ये आप याद रखिएगा कि कैनरा बैंक में जो है इन्होंने अभी लॉन्च किया है एनालिटिक्स, और इसका हेडक्वार्टर अगर मुख्यालय भी पूछ लिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में ही है। तो बेंगलुरु में ही इसका हेडक्वार्टर है। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है सबको? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स के लिए अब अगला कुछ जो न्यूज है इसके बारे में भी अब आप देख लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया है सुपर स्पेशल फिक्स डिपॉजिट। सुपर स्पेशल फिक्स डिपॉजिट जो है 7.5% पर एनम लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडसइंड बैंक ने अभी इंडसइंड ई स्वर्ण इन्होंने लॉन्च किया, भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने यूलिप जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है उसके तहत इन्होंने गारंटी लॉन्च किया। उसके बाद आरबीएल रत्नाकर बैंक लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी एनईएसएल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने अनवील किया है रिलायंस हेल्थ ग्लोबल। तो ये कुछ न्यूज जो सबसे ज्यादा चर्चे में है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। क्लियर है सबको? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो हमारे बीच में है कि बताइए अभी हाल ही में वह कौन सा राज्य है जिसने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया गया। 22 जनवरी को जिस दिन अयोध्या में भगवान राम का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो उसी दिन इन्होंने निर्णय लिया कि ड्राई डे होगा, सूखा दिन, यानी सूखा दिन यहां पर घोषित किया गया है। और ये सूखा दिन कहां पर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़, हाँ जी, छत्तीसगढ़ जो 2000 में किससे अलग होकर एक नया राज्य बना था? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना जिसका नाम है सीजी, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ इससे अलग होकर एक नए राज्य के रूप में यहां पर बना। तो इनका भी नाम आप जरूर याद
रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो अभी कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर चुनाव हुए थे, तेलंगाना। तो यहां पर सीएम में जो बदलाव हुए, तो अभी भूपेश बघेल जी की जगह वहां पर एक नए सीएम बने हैं जिनका नाम है विष्णुदेव रॉय। और विष्णुदेव राय जी जो है यहाँ के अभी नए सीएम बने हैं। और यहाँ पर डेप्यूटी सीएम जो बने हैं वो अरुण देव और विजय शर्मा को बनाया गया। और यहाँ पर विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के कौन है, गवर्नर हैं। और अभी जो स्पीकर बने हैं रमन सिंह को इनका स्पीकर बनाया गया। रमन सिंह वही हैं जो इससे पहले जब अपना सरकार बनाई थी बीजेपी ने, तो उसमें वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और इनको अभी क्या बनाया गया, स्पीकर यहां पर अपॉइंट किए गए। उसी तरह अगर आप मध्य प्रदेश में जाइएगा तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान सीएम बने हैं वह है डॉक्टर मोहन यादव। तो डॉक्टर मोहन यादव वर्तमान में कहां के सीएम बने हैं, तो ये बने हैं भाई साहब कहां के, तो आपके मध्य प्रदेश के। तो ये आपका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये जो सारी न्यूज हमने बताया इसको जरूर नोट करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं भारत की जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोला गया अभी हाल ही में बताइए इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इरडाई बोलते हैं हम इसको, INDRA, इंदिरा भी बोल देते हैं। और इसने अभी बोला है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 के लिए, बताइए जो इन्होंने 2024 के लिए प्रोक्लेम किया था कि 6.2% रहेगा, वो बढ़कर भाई साहब अब 6.4% हो चुका है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं बता दूं यहां पर जो अलग अलग बैंकों के द्वारा या अलग अलग रेटिंग एजेंसी अपना अपना क्या देती है, रिपोर्ट देती है, और किसके अनुसार कितना मतलब की रेटिंग है और कितने परसेंट है। सबसे पहले ग्लोबल सैच के अकॉर्डिंग बोला गया, गोल्डमैन सैच 6.2%। उसी तरह फिच रेटिंग के अनुसार बोला गया कि 2024 में 6.9 रहेगा और 25 में 6.5%। IMF के द्वारा 6.3%, इकरा के द्वारा 6.5%, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा 6.8, सिटी ग्रुप के दिया 6.7, डीबीएस के द्वारा 6.8, और उसी तरह एडीबी बैंक के द्वारा 6.7 और मॉर्गन स्टैनली के द्वारा 6.9। और जो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ की कौन है, आरबीआई, और आरबीआई के द्वारा बोला गया भाई साहब कि 7% भारत का ग्रोथ रेट रहेगा। हालांकि हमारे यहाँ की इसे सेंट्रल बैंक बोला जाता है, जो सबका मालिक एक, इन्हें बैंकों के साईं बाबा बोलते हैं। इन्हें बैंकों का क्या बोला जाता है, साईं बाबा। तो बैंकों के जो साईं बाबा हैं किनको बोलते हैं, आरबीआई को बोलते हैं। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है अभी इनके द्वारा 2024 में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो कितने परसेंट रहेंगे, वो हमारे यहां रहेंगे 6.9%। बिल्कुल याद रखिए, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से दिमाग से पढ़ते जाना, लिखते जाना, एक एक चीज में आपको यहां पर बता दिया। क्लियर है सबको? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला न्यूज एक और सबसे ज्यादा चर्चे में कि केंद्र सरकार ने अभी पृथ्वी विज्ञान योजना यानी पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितने करोड़ राशि की घोषणा की है। तो ये भी आप याद रखिएगा। पृथ्वी विज्ञान, तो जब हम बात करते हैं पृथ्वी विज्ञान स्कीम के लिए भारत सरकार ने 5797 करोड़ जो इन्होंने घोषणा किया है, ताकि हमारे यहां अर्थ साइंस को बढ़ावा दिया जा सके। सबसे पहले मैं बता दूं कि साइंस आज क्यों इतना जरूरी हो चुका है, क्योंकि आज हमारा दुनिया साइंस टेक का हो चुका है। इसीलिए देखना साइंस टेक आज एक सबसे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी निभाती है। और ये दुनिया की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ चाहे इसरो हो जाए, चाहे हमारे यहाँ का इसरो हो जाए, या हमारे यहाँ का DRDO हो जाए, या हमारे यहाँ की बार्क हो जाए, या हमारे यहाँ का भाई साहब अर्थ साइंस हो जाए। तो अर्थ साइंस के ऊपर अभी इतना खर्च इसलिए कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट जो है नेचुरल जो होता है, नेचुरल के ऊपर सबसे ज्यादा प्रकृति के ऊपर ध्यान देता है, और इसीलिए अभी इसके लिए कार्य कर रही है। अब हम बात करते हैं जो इतना ज्यादा चर्चे में न्यूज है, तो शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। तो शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड, और रैपिड फायर राउंड में हम पढ़ेंगे कि जो आज पढ़ा है उन सारी चीजों को रिपीट करेंगे। तो सबसे पहला न्यूज है
कि बताइए अभी हाल ही में किस जगह किस कंपनी के द्वारा आईटी मद्रास में जो आपसे बोला गया हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, एशिया का पहला हाइपरलूप टेक्नोलॉजी लाया जाएगा, तो वो आर्सलर मित्तल के द्वारा एशिया का पहला हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। अगला बोला गया कि बताइए नेक्स्ट न्यूज में कि बताइए हाल ही में अभी के स्मार्ट जो लॉन्च किया गया है, तो इसमें टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ये हमारे इसके लिए सबसे ज्यादा चर्चे में है। कहां पर, तो केरल सरकार के द्वारा। फिर बोला गया बताइए अभी हाल ही में किनके द्वारा अभी कहां पर, जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान ओपन किया गया, लॉन्च किया गया मैक्सो, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मेगा एक्सपो, और जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो हमें न्यूज दिया गया कि बताइए अभी किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों वृद्धा पेंशन को 60 साल से घटाकर अब 50 साल कर दिया गया, तो वो है झारखंड। और झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन। तो ये जो मैंने रैपिड फायर कराया ये फटाफट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हाल ही में किस बैंक ने अभी डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया बेंगलोर में, तो वो है भाई साहब केनरा बैंक। तो केनरा बैंक जो है ये लॉन्च किया गया, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ी बैंक की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है भाई साहब, एसबीआई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ, ये इसलिए याद रखना इसको। ठीक है, अगला 22 जनवरी को सूखा ड्राई डे किसने घोषित किया है, तो ड्राई डे आप लिख लीजिएगा छत्तीसगढ़। देखो यहां पर ऑप्शन गलत है, छत्तीसगढ़ जो है ड्राई डे की घोषणा की है, बाकी कोई राज्य नहीं है जो ड्राई डे की घोषणा की है। चलिए अभी कितने प्रतिशत है, तो 6.4% जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा रहेगा, कि किसके द्वारा, एयरडाई के द्वारा। ठीक है, और 5797 करोड़ जो इसे लाया जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो जितना भी डेटा हमने बोला है, तो ये करंट अफेयर्स हमारा 6 तारीख के जो भी घटनाएं घटी है उनमें से जो टॉप न्यूज होते हैं वो सारे न्यूज मैंने आपके सामने रख दिया। इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।